चलो, अब अपन बात करेंगे केस स्पेसिफिक आंसर ड्राफ्टिंग पे। फर्स्ट 3 चैप्टर्स में आपके पास केस स्पेसिफिक चीज सिर्फ एक ही देखने को मिलेगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेफिशिएंसी का आइडेंटिफिकेशन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कोई मुझे समझा सकता है? एनीवन? क्या होती है मैम कॉर्पोरेट लाइक गवर्नेंस डेफिशिएंसी? मैम कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो कर रही है कंपनी। द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस आर नॉट फॉलोड बाय द कंपनी। करेक्ट। एक तरह से ऐसा कह लो कि अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हर कंपनी के लिए जरूरी होती है, और अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए कुछ रूल्स हैं कि डायरेक्टर्स कितने टाइम तक रह सकते हैं, कौन डायरेक्टर बन सकता है, एनईडी कौन होता है, उसकी इंडिपेंडेंस मेंटेन होनी चाहिए, ऑडिट कमेटी में कौन लोग होने चाहिए। ये सारी चीजें कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी या बुरी में हेल्प करती हैं। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जितनी अच्छी होती है उतनी कंपनी अच्छी चलती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेफिशिएंसीज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ये केस स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जो आप लर्न नहीं कर सकते, यानी आपको हर केस से एक अलग ही सिनेरियो मिलेगा और उससे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि यहां कॉर्पोरेट डेफिशिएंसी क्या है। क्वेश्चन कैसा आएगा? उसके लिए सबसे पहले मैंने पिछले क्वार्टर 2-3 बच्चे देखे जिनको मैंने टाइम एंड अगेन सिखाने की कोशिश की, बट दे टिल द एंड केप्ट ऑन डूइंग द रॉन्ग ट्रीटमेंट्स। किस चीज का ट्रीटमेंट? आंसर का ट्रीटमेंट। इसका आंसर टेबुलर फॉर्म में होता है इस तरीके से। ये आपको आपके आंसर जब आप लिखेंगे, उसका जो वर्ड डॉक्यूमेंट आएगा, उस वर्ड डॉक्यूमेंट पे ये टेबल बनी हुई होगी। अब क्योंकि अपन इतना महंगा प्रॉक्टर या सॉफ्टवेयर तो नहीं ले सकते जो एसीसीए के पास है, अपन सिंपल वर्ड पे जब इन टेस्ट्स को करेंगे तो आप इसको टेबल को खुद बना लेना। हमारा एलएमएस, हमारा जो सिस्टम है वो टेबल बनाने देता है आपके टेस्ट के लिए, सो दैट इज डुएबल। बट यू हैव टू क्रिएट अ टेबल एंड देन ऑन दैट टेबल यू नीड टू गिव योर आंसर। तो बिना टेबल के मुझे ये आंसर नहीं चाहिए। समझने में वरना मुझे दिक्कत आएगी। क्या आपने डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करी है, क्या उसका रिकमेंडेशन दिया है? क्योंकि इस क्वेश्चन का पर्पस होता है कि इस पूरे केस में आपको क्या कमियां दिख रही हैं रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और उस पे आपका क्या रिकमेंडेशन है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और बहुत मार्क्स स्कोर होते हैं इसमें, तो इसकी तैयारी ढंग से करनी है। आपको अभी जो आने वाला टेस्ट भी मिलेगा वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेफिशिएंसी पे ही मिलेगा। पढ़ते हैं चलो इस केस को। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज अब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है अब से। मैं आपको इसमें 2-3 क्वेश्चंस कर पाओगे आप, वो करने बोलूंगी, लेकिन उनकी रीडिंग टाइम बाउंड वे में ही करना। बहुत मैंने स्टूडेंट्स के साथ ये भी चैलेंज देखा है कि वो 2-2 घंटे लगाते हैं एक एक क्वेश्चन को रीड करने में, और जब तक वो आंसर लिखने के मोड पे आते हैं तब तक तो हवा टाइट हो चुकी होती है उनकी। तो आप इसको टाइम बाउंड वे में पढ़ो। एक क्वेश्चन को रीड करने में एटलीस्ट एक पैराग्राफ 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आदत डालो अपने दिमाग को 10 मिनट में गुड 2 पैराग्राफ्स रीड करने की, तभी इफेक्टिवली तैयारी होगी, वरना तुम्हारा पेपर छूटेगा। तो चालू करते हैं चलो। Petraco has been a listed company for 6 years, and the directors are aware of the need for compliance with corporate governance principles. The finance director has requested that the audit team undertakes a review of whether the company complies with the principles. यहां तक मुझे कोई ऐसा मसाला नहीं मिला जिसको मुझे धीरे धीरे पढ़ना है या फिर इसमें से कुछ दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहां से चालू हो जाएगा पूरा मुद्दा जिसमें से मुझे कमियां निकालनी है। इसके लिए मैं पहले एक बार रिक्वायरमेंट पढ़ लेती हूँ। Describe 3 corporate governance deficiencies faced by Petraco and provide a recommendation to address each deficiency to ensure compliance with corporate governance principles. 6 marks का है ये। 3 corporate governance deficiencies पेट्राको के केस में आपको आइडेंटिफाई करनी है कि भाई इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या कमी चल रही है, और एक रेकमेंडेशन भी प्रोवाइड करो हर डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। 6 मार्क्स का एलोकेशन कैसे होगा, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ। हाउ विल यू एलोकेट 6 मार्क्स टू दी केस? मैम 3 पॉइंट्स दे सकते हैं। किस चीज के? डेफिशिएंसी के? नहीं मैम, हाँ मतलब मैम 3 डेफिशिएंसी और उसका रिकमेंडेशन देकर। यानी डेफिशिएंसी 3 और उसका रिकमेंडेशन भी 3।
हर किसी के ऊपर एक 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 नंबर एलोकेट कर देगा एग्जामिनर। हर एक नंबर के लिए कितनी लाइंस का आंसर दो लिखना दो है? लाइन। दो दो लाइनें। लेकिन ये तो टेबल बनी हुई आएगी, मैं 2 लाइन कैसे काउंट करूंगी? इस डब्बे के अंदर 2 लाइन कैसे काउंट होंगी? तो 4-5 चार लाइन। लाइन, चार हाँ लाइन। 4 लाइन, क्योंकि आधा हो गया ना आपके पेज से, ये डब्बा आधा दिखेगा, यानी हाफ पेज में एक बॉक्स आएगा। तो 4-5 लाइन का एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब इसको करने का तरीका क्या है, वो तुम्हारी जिंदगी में भी आगे काम आने वाला है, इसलिए वो ध्यान से सुनते चलना। कमियां निकालेंगे अपन इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। The board of Petraco is appropriately comprised of executive and non-executive directors. इस लाइन में कोई दिक्कत? नो। ये तो ठीक लग रही है। NEDs और executives दोनों होने चाहिए। The chair is planning to retire at the end of the financial year, and it is proposed by the nominations committee that the current marketing director is appointed into this role, and that a new marketing director is recruited. तो यहां तक में क्या समस्या हुई है? आपके चेयरमैन साहब रिटायर होने वाले हैं, और ये प्रपोज किया जा रहा है, नॉमिनेशंस कमेटी ही ये प्रपोज कर रही है, जो करंट मार्केटिंग डायरेक्टर है उसको तो चेयरमैन बना दो, और बाहर से एक बंदा मार्केटिंग डायरेक्टर की पोजीशन फिल करने के लिए हायर कर लो। इसमें कोई समस्या दिख रही है? मैम, चेयरमैन इंडिपेंडेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, बट ओवर ईयर जो करंट मार्केटिंग डायरेक्टर है वो अपॉइंट। अच्छा, तो मतलब अगर करंट मार्केटिंग हेड है, वो नौकरी कर रहा है कंपनी में, उसको चेयरमैन नहीं बना सकते? वो इसमें इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट इशू नहीं आएगा? होगा मैम, वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा क्यों? एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, क्यों, उसको क्या लालच होगा? बिकॉज वो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होगा। कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है। अगर कंपनी में कोई सिस्टम गलत चल रहा है तो वो ठीक है, उसके लिए ठीक है, इट्स ओके। अगर उसको पता ही होता कि सिस्टम और ऑपरेशंस कैसे अच्छे हो सकते हैं तो अभी तक लगा ही ना देता। तो इंडिपेंडेंस इशू तो है, एंड दिस इज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेफिशिएंसी। चेयरमैन शुड बी इंडिपेंडेंट, और आपका तो चेयरमैन आप जो अपॉइंट करने वाले हो वो तो इंडिपेंडेंट कतई नहीं दिख रहा। सो पॉइंट नंबर 1 लर्न करो, दिमाग में बिठाओ। मैनेजिंग डायरेक्टर को ये जो अपॉइंट करने जा रहे हैं वो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेफिशिएंसी दिख रही है, पहली चीज। 2 डायरेक्टर्स आर सब्जेक्ट टू री इलेक्शन एट ईच AGM। हर AGM में 2 डायरेक्टर्स को री इलेक्ट किया जाता है। कोई समस्या? मैम, ऑल डायरेक्टर्स होने चाहिए। ऑल डायरेक्टर्स होने चाहिए। 2 डायरेक्टर्स क्यों? सारे डायरेक्टर्स री इलेक्ट होते हैं। इसको ऐसे सोच के देखो, अगर डायरेक्टर्स का री इलेक्शन नहीं होगा तो वो तो काम करेंगे नहीं कंपनी में अच्छी तरह से। लेकिन जब उनको डर होगा कि जब री इलेक्शन होगा हमें निकाल दिया जाएगा, इसलिए बेटर है काम कर लो भाई। सो सिंपल फंडा है। डायरेक्टर्स को भी ये डंडा सिर पे होना चाहिए कि आपको इलेक्ट वापस से नहीं किया जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो ये री इलेक्शन सबका होता है, सिर्फ 2 का नहीं। ये दूसरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेफिशिएंसी दिख गई। The NEDs are all members of the audit committee and are highly experienced in the industry in which Petraco operates. Before joining Petraco, they were all previously involved in sales and purchasing roles. कोई बात नहीं, अच्छी बात है। The level of executive directors' pay is set by the remunerations committee comprised of independent NEDs. ये भी ठीक है। Remuneration for the NEDs is in the form of annual bonus based on profit growth over the prior year. ये भी ठीक है। हम लास्ट वाली लास्ट चीज पॉइंट ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। NEDs को एनुअल बोनस बेस्ड ऑन प्रॉफिट नहीं दिया जा सकता? ट्रू मैम। क्यों? मैम वो डिपेंडेंस Because हो जाएगा ना। because we have the Dependent- set remuneration or the fees for NEDs. हाँ, परफॉर्मेंस बेस्ड कुछ भी नहीं देते हम उनको। पर क्यों नहीं देते हैं? इंडिपेंडेंस कैसे इंपैक्ट हो जाएगी अगर उनको परफॉर्मेंस बेस देंगे तो? फिर वो मैम, प्रॉब्लम हम तब self निकालेंगे ना interest लीड कर जिससे सकते प्रॉफिट हैं कम अच्छी हो। परफॉर्मेंस के लिए। मैम, उनकी उनका कोशिश रहेगी कि financial वो financial interest फेयर है नहीं ना होंगे, फिर कंपनी। वो दिखे। बायस्ड हो जाएंगे। वो खुद बायस्ड हो जाएंगे। कैसे? वो कंपनी की परफॉर्मेंस को अच्छा दिखाने पे फोकस करने लग जाएंगे क्योंकि उनका रेम्यूनरेशन इंपैक्ट होगा। यस मैम, तो सेल्फ कंपनी इंटरेस्ट। की परफॉर्मेंस सचमुच में अच्छी हो चाहे नहीं हो, उनका फोकस वहां शिफ्ट हो जाएगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी दिखनी चाहिए, हो नहीं हो दिखनी चाहिए। दैट्स द रीजन वी नेवर कीप NEDs ऑन वेरिएबल रेम्यूनरेशन। बीच में जो मैंने लाइंस रीड करी उसमें कोई दिक्कत नहीं आई किसी को?
Ma'am, before joining Petra company, they were all previously involved in sales and purchasing. purchases. तो दिक्कत मतलब क्या they है? were independence Ma'am, issue. मैम एक ही फील्ड से हैं सब And they were all They were not employees in of one. the फाइनेंशियल company. एक्सपीरियंस भी होना। फाइनेंशियल एक्सपीरियंस नहीं है। हम किस कमेटी की बात कर रहे थे? तुम में से बहुत सारे बच्चे, मैं जल्दी जल्दी रीड इसलिए करके गई कि तुमने कितना ध्यान से रीड किया। ऑडिट कमेटी में सारे सेल्स और परचेज वाले चल जाएंगे No, तो ma'am. फिर हमारी जरूरत कहाँ पड़ेगी? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहाँ जाएंगे सारे? फाइनेंशियल नॉलेज वाला एटलीस्ट एक बंदा तो होना चाहिए। ऑडिट किस चीज की करने जा रहे हो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। सेल्स वालों को आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? परचेज रोल वाले, इनको सिर्फ नेगोशिएशन आती है। कैसे कोई चीज खरीदते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन सेट की जाती है, कितने बल्क पे कितना डिस्काउंट फोर्स किया जाता है, ये नेगोशिएशन के बंदे होते हैं। आईएफआरएस फ्रेमवर्क के और स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने वाले नहीं होते हैं ये। यानी ऑडिट कमेटी में फाइनेंस नॉलेज वाला बंदा होना ही चाहिए, वरना वो कैसे ऑडिट करेगा जिसको समझ ही नहीं आएगा कुछ भी। ये तो ये बात हो जाएगी कि मेरे को ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट के ऑपरेशन के लिए भेज दो। अबे आता एक ना जाता दो, मैं क्या ऑपरेशन करूंगी उसका? तो यहां वही फंडा है। तो हमसे पूछी तो 3 ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेफिशिएंसीज गई थी, हमने आइडेंटिफाई कर ली 4। इसका मतलब एसीसीए बहुत अच्छा है इस मामले में। तुमसे जितना पूछा जाएगा उससे ज्यादा ही कमियां पकड़ाएगा। ठीक है? और मोस्टली व्हाट आई हैव सीन एज अ पैटर्न इज, आपको हर केस में कुछ ना कुछ कमी दिखेगी दिखेगी और मिलेगी मिलेगी। अगर आपको कुछ कमी नहीं मिल रही है तो इसका मतलब आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब इसको लिखने के तरीके की बात करते हैं। आपने डेफिशिएंसी क्या आइडेंटिफाई करी थी कि मार्केटिंग डायरेक्टर को एज चेयरमैन आप अपॉइंट कर रहे हो, ये पहली डेफिशिएंसी थी। आपने दूसरी डेफिशिएंसी क्या आइडेंटिफाई करी थी? भाई री इलेक्शन जो होता है वो सबका होता है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 2 का ही री इलेक्शन हम करेंगे। और तीसरा आपने क्या बोला था कि फाइनेंशियल एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप लोगों ने कंट्रोल डेफिशिएंसी तो ठीक आइडेंटिफाई करी। अब अपन चलते हैं इसको आंसर की शेप में बनाते कैसे हैं उसको देखने। सबसे पहला हमेशा इन केसेस में केस ब्रीफिंग करना। केस ब्रीफिंग क्या है? बताओ कि मार्केटिंग डायरेक्टर को प्रपोज किया गया है कि इसको चेयरमैन बनाएंगे क्योंकि एग्जिस्टिंग चेयरमैन रिटायर हो रहा है। हमें इस चीज से प्रॉब्लम है, इसलिए ये केस ब्रीफिंग होती है। हमेशा यू विल फाइंड अ केस ब्रीफिंग, क्योंकि आप उसी में से एक कमी निकालोगे। ऑडिट रिस्क वाला पोर्शन आएगा अब आगे सिलेबस में, वहां पे भी यही होगा। सबसे पहले केस ब्रीफिंग करनी है ताकि आप ये बता सको कि ये जो पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ा है इसके कौन से हिस्से में से मैं एक डेफिशिएंसी हाईलाइट कर रहा हूं या कर रही हूं। तो पहले उस हिस्से को एक्सप्लेन करो, और वो कॉपी नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। तो यहां पे क्या हो रहा था? चेयरमैन रिजाइन कर रहा था या रिटायर हो रहा था, और उसकी जगह पे मार्केटिंग डायरेक्टर को नॉमिनेशंस कमेटी ने बोला है कि तुम्हें चेयरमैन बना देते हैं। तो पहला पैराग्राफ रिलेट्स टू केस ब्रीफिंग, जिसके अंदर से आप डेफिशिएंसी हाईलाइट करने जा रहे हो। फिर से बात वही होगी, बैकग्राउंड दे रहे हो आप पहले। ठीक है? समझ में आई पहली चीज? केस ब्रीफिंग टू कम एट द फर्स्ट पैरा लेवल। फर्स्ट जो भी पैराग्राफ आएगा उसके लेवल पे केस ब्रीफिंग ही होनी चाहिए। अब उसके नेक्स्ट अपन बात करेंगे मुद्दा क्या है। तो मुद्दा ये है जी, जो मार्केटिंग डायरेक्टर है he should not be employed as the chairman. Why? Because he was employed with the company and the chairman should be independent. क्या independent का word यूज हुआ? वो पहले से एम्प्लॉयड था कंपनी के साथ, ये यूज हुआ। यानी कि सेकंड पैराग्राफ में हम बात करते हैं इशू क्या है या डेफिशिएंसी क्या है। डेफिशिएंसी के बारे में हम बात करते हैं। तो हमने पहले केस ब्रीफिंग करी कि भाई इस पैराग्राफ में हमने एक डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करी है, और तीसरे पैराग्राफ में बात करो इसका इंपैक्ट क्या होगा। यानी इस डेफिशिएंसी का इंपैक्ट कोशिश करके हमेशा बताओ। इंपैक्ट से यह फायदा हो जाता है कि समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा, ये एग्जामिनर देखता है। तो नतीजा क्या निकलेगा भाई? अगर आपने मार्केटिंग डायरेक्टर को चेयरमैन बना दिया, he will lack independence, and because of lack of independence उसका रोल वो प्रॉपरली फुलफिल ही नहीं कर पाएगा, चेयरमैन की ड्यूटीज ही फुलफिल नहीं कर पाएगा।
तो तीसरा पैराग्राफ होता है हमारा इसमें इंपैक्ट का पैराग्राफ। पहली चीज क्या होती है? हमेशा केस ब्रीफिंग। आप कौन से पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करने वाले हो? दैट इज केस ब्रीफिंग। और उसको अपने वर्ड्स में करनी है, कॉपी कभी नहीं करना है। कॉपी पेस्ट करते ही, अच्छा हुआ देखो बोलते बोलते याद आया, कई बार आपने सुना होगा अपने फ्रेंड्स से, सीनियर से कि मेरा पेपर नलिफाई हो गया। नलिफाई करने का मतलब होता है एसीसीए को डाउट होता है कि आपने शायद चीटिंग करी है, वो आपका रिजल्ट ही रिलीज नहीं करेंगे, पेपर आपका नलिफाई कर दिया जाएगा। नलिफाई का मतलब कैंसिल कर दिया, ना हम एग्जाम फीस आपको वापस देंगे और ना ही आपका रिजल्ट देंगे। इसको बोलते हैं पेपर नलिफाई होना। अब बहुत सारे बच्चों का पेपर नलिफाई होने लगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उन्होंने वाकई चीटिंग नहीं करी थी। क्यों नलिफाई हुआ? क्योंकि वर्ड टू वर्ड उन्होंने उतार दिया, या तो वर्ड टू वर्ड रट लिया बुक से और आंसर ऐसा कैसा उतार दिया एग्जाम में। एक प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर आता है, एसीसीए के पास है, इतना भी महंगा नहीं होता, मैं ही बता सकती हूँ कहां पे प्लेजरिज्म आ रहा है। तो प्लेजरिज्म होता है वेयर अक्रॉस द वर्ल्ड इफ यू हैव कॉपीड एनीथिंग इन राइटिंग द आंसर, वो प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेगा। तो आपने वो चाहे रट के लिखा हो, चाहे पड़ोसी से देख के लिखा हो, चाहे किताब को खोल के टाइप किया हो, आपका रिजल्ट नलिफाई हो जाएगा। इसलिए रटी रटाई चीज कतई नहीं लिखनी, और कॉपी करके तो बिल्कुल ही नहीं लिखनी। इसलिए क्वेश्चन से भी कॉपी नहीं करना है, अपने वर्ड्स में लिखो दैट द चेयरमैन इज रिटायरिंग एंड द नॉमिनेशंस कमिटी हैज प्रपोज्ड द मार्केटिंग डायरेक्टर टू टेक द पोजीशन ऑफ द चेयरमैन। अब यहां पे ये मत लिखो कि मार्केटिंग डायरेक्टर की जरूरत की जगह पे किसी और को हायर कर लो, किसी और को हायर कर लो, उसकी जरूरत नहीं है, यहां पे वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि चेयरमैन की पोजीशन पे मार्केटिंग डायरेक्टर को आप लेके आ रहे हो, उसकी पोजीशन कैसे भरेगी? दैट इज नॉट लीडिंग टू द डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी इज कमिंग बिकॉज मार्केटिंग डायरेक्टर इज टेकिंग द प्लेस ऑफ द चेयरमैन। ठीक है, तो कॉपी करके नहीं लिखना है, पेपर को नलिफाई नहीं होने देना है। और इसलिए भी मैंने बुलेट्स जो दे रखी है, इसलिए भी सेंटेंसेस नहीं बनाए कि आप अपने वर्ड्स में लिखना। हालांकि मेरा तो कारण ये भी था कि मैं बल्कि ना बना दूं, दूसरी किताब ना खड़ी कर दूं, लेकिन प्लेजरिज्म भी अवॉइड हो रहा है उससे। सबसे अच्छी बात यह है सब बच्चे रट के नहीं आ रहे हैं उसको। तो वापस से, पहला केस ब्रीफिंग, दूसरे पैराग्राफ में डेफिशिएंसी क्या है, और तीसरे में इस डेफिशिएंसी का इंपैक्ट क्या होगा। हम हमेशा हर केस में यही देखेंगे। चलो नेक्स्ट वाले में दिखाती हूं। एनुअली द मैम कंपनीज, एक चीज, हाँ हाँ अगर बोलो फॉर बोलो। एग्जांपल हम किसी क्वेश्चन से कोई चीज कोट करते हैं कि हाँ एज मेंशन, और उसको हमने लिख दिया कि एज मेंशन, उसको ब्रैकेट में डाल दिया इन्वर्टेड कॉमास, उसको हाँ वो कर दिया, तो उसका क्या होता है? बेटा, इन्वर्टेड कॉमास में सिर्फ स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम पीपल आना चाहिए। स्टेटमेंट्स एज इन? जैसे एसबीएल के पेपर में कस्टमर्स से इंटरव्यू किए जाते हैं, तो वहां पे कस्टमर बोलता है आई वॉज यूजिंग द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट यूज करते ही माई फेस टर्न रेड, तो दिस इज अ बकवास क्रीम। ये किसी का स्टेटमेंट है, वो अगर आपको कोट करना है तो वो आप ऐसा कैसा कोट कर सकते हो। अदरवाइज आप कोई भी चीज क्वेश्चन से लेके आओगे ऑडिट में, तो कोई कोटेशन किसी बंदे के स्टेटमेंट की नहीं होगी। हम्म। हमें इंग्लिश का रूल भी है, लाइक कोटेड तभी सो करते हैं। ये आप तभी कर सकते हो व्हेन इट इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम एनी पर्सन। तो ये एसबीएल में, एपीएम हाँ, में तो यूज हो जाता पर्सन है, वाले यहाँ नहीं के। होगा। यहाँ नहीं होगा, यू विल नॉट फाइंड एनी केस वेयर यू विल फाइंड somebody saying something and you will have to use that. No, क्योंकि ऑडिटर को कुछ यूज करना ही नहीं है ना, कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उससे अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अपने को इंडिपेंडेंट रह के विजिलेंट रहना है। ठीक है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे भी ये पैटर्न सेटिंग देखते हैं। इन्होंने क्या पहले केस ब्रीफिंग करी, एनुअली 2 डायरेक्टर्स आर सब्जेक्ट टू री-इलेक्शन। तो पहली चीज केस ब्रीफिंग करी है, दूसरा कॉपी पेस्ट नहीं है। ये एग्जामिनर का आंसर है, मेरा क्रिएटेड नहीं है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मैंने आपकी बुक से ही लिया है। ठीक है, अब उसके बाद में इन्होंने डेफिशिएंसी बताई, द शेयर होल्डर्स शुड रिव्यू ऑन अ रेगुलर बेसिस दैट द कॉम्पोजिशन इज अप्रोप्रिएट एंड रेगुलर री-इलेक्शंस ऑफ ऑल डायरेक्टर्स शुड बी डन। अब यहां इन्होंने इंपैक्ट नहीं बताया, लेकिन आप डालो ना, क्योंकि ये 90% केसेस में इंपैक्ट भी बताते हैं। यहां मिस हो गया, कोई बात नहीं, बताओ इंपैक्ट। अगर रोटेशन नहीं होता है, it can lead to some directors not working efficiently towards the benefits of the company. बस, तो री इलेक्शन के चक्कर में वो एफिशिएंटली काम भी करेंगे, सिंसियरली काम भी करेंगे। अब तीसरा आपने जो प्रॉब्लम बताई वो भी देख लेते हैं। All members of the audit committee were previously involved in sales or purchase related roles. आई केस ब्रीफिंग,
अब डेफिशिएंसी बताओ. एटलीस्ट वन मेंबर शुड हैव फाइनेंशियल एक्सपीरियंस. अब इंपैक्ट बताओ. None of the NEDs appear to have financial role, so it is unlikely that they possess the required financial experience to be able to understand the financial statements. तो एग्जामिनर की जो लैंग्वेज होती है ना, वो बहुत ही उलझी हुई होती है. तुम सिंपल बोलो. If none of the NEDs will have a financial experience, it will become difficult for them to understand the financial statements. Simple. भावनाएं वही आनी चाहिए जो एग्जामिनर कह रहा है. तो अपन ने पूरे आंसर में देख ली. सबसे पहले केस ब्रीफिंग, नंबर 2 उसमें डेफिशिएंसी क्या है, और नंबर 3 उस डेफिशिएंसी का इंपैक्ट क्या होगा. कहने का मतलब आप ये बताना चाह रहे हो एग्जामिनर को कि ये डेफिशिएंसी क्यों है, मैं वो समझता हूं. सो दिस इंपैक्ट will support your answer why you are saying that a particular thing is a deficiency. Am I clear? बताओ. Yes, ma'am. ठीक है, चलो. अब जैसे तुम सब देख रहे होगे कि बीच बीच में ना मेरे नोट्स की स्लाइड आ रही है जो मैं आपको दिखा नहीं रही हूं. अब दिखाती हूं. ये कहां से आ रहा है. ये जो बच्चे लर्न नहीं करके बैठे हैं वो देख लो बेटा. ये कहां से आ रहा है. ये मैंने आपको नोट्स दिए थे ना, उसमें भी ये चीज लिखी हुई है कि अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय होता है तो वो 5 साल तक इंडिपेंडेंस इशू में रहता है. इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो जाती है अगर 5 साल तक का पीरियड हुआ है, कोई एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है तो. ये स्लाइड में था. उसके अलावा नेक्स्ट अपन ने रीइलेक्शन वाली बात देखी थी. ये वाली स्लाइड में देखो, ऑल डायरेक्टर्स शुड बी सब्जेक्ट टू एनुअल रीइलेक्शन. ये इस स्लाइड में था. तो तुम्हें दिखाने के लिए कि नोट्स में जो चीज दी हुई है वही एग्जाम में, क्वेश्चंस में, केसेस में यूज होंगी. और तीसरा अपन ने क्या देखा था, जो ऑडिट कमिटी है उसमें एटलीस्ट एक फाइनेंशियल नॉलेज वाला बंदा होना चाहिए. वो ये आ गया. ठीक है, तो ये सब नोट्स में है. ऐसा कुछ नहीं है कि ये नोट्स में नहीं है. तुम्हें नोट्स बहुत ध्यान से याद रखने हैं. ये फोटोज इसलिए डाली गई हैं कि तुम लोग फोटोज के बेसिस पे थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ, दिमाग में रहे कि यार ये 3 जने मैम ने बना रखे थे और वो 3 जनों पे ऐसे करके नीचे लिखा हुआ था फाइनेंशियल एक्सपीरियंस. इसलिए थोड़ी सी जगह भी मैंने खराब करी है ताकि वो ज्यादा कंटेंट डालने के चक्कर में तुम्हारे दिमाग से वो पिक्चर ना निकल जाए. फोटोज जगह जगह इसलिए यूज हुई हैं. ठीक है, अब चलो, अपन ने ये आइडेंटिफिकेशन तो कर लिया कि डेफिशिएंसी क्या है. अब इसके रेकमेंडेशन पे आते हैं. दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं, यहां पे मुद्दा कुछ और बताते हैं और रेकमेंडेशन किसी और चीज की देते हैं. कैसे. यहां पे अपन ने क्या बताया था भाई, जो मार्केटिंग डायरेक्टर है वो खुद एम्प्लॉयड रहा है कंपनी के साथ, इंडिपेंडेंस इशू आएगा इसलिए उसको चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए. रेकमेंडेशन बच्चा क्या देता है, रेकमेंडेशन देता है एक तीसरी चीज से रिलेटेड. एक नया मार्केटिंग डायरेक्टर लाने की बजाय इस मार्केटिंग डायरेक्टर को अभी भी मार्केटिंग डायरेक्टर ही रहने देना चाहिए. ये रेकमेंडेशन होता है. क्या गलती लगी तुम्हें मेरे स्टेटमेंट में. मैम एक चीज पूछनी थी. बोलो. वो मैंने मेरी नोट पे जाना, जो प्रीवियस स्लाइड थी नोट था जो. हाँ, तो इसमें ये है लास्ट पॉइंट, तो हमें इसमें डेफिशिएंसी में इसका रेफरेंस नहीं देना चाहिए था रेदर देन द फर्स्ट. कौन सा वाला. लास्ट पॉइंट है कि हैज सर्व्ड ऑन द बोर्ड, तो वो था तो डायरेक्टर ही ना, तो हमें इसका रेफरेंस देना चाहिए था क्या फर्स्ट वाले पॉइंट का. नहीं, डेफिशिएंसी मार्केटिंग डायरेक्टर एम्प्लॉय की पोजीशन पे होता है. वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है एक्चुअली. वो एज एन एम्प्लॉय काम करता है. हाँ, हालांकि आप इसमें ये भी ले सकते हो, बट ये स्पेसिफिकली उन डायरेक्टर्स के लिए है जो अपनी पोजीशन एज एन एम्प्लॉय भी होल्ड करते हैं. ठीक है, गॉट इट. ये वैसे एनईडी के केस में, नॉन एग्जीक्यूटिव के केस में, अगर वो बोर्ड पे 9 साल तक रह चुका है तो इंडिपेंडेंट वैसे भी नहीं रह सकता वो. यानी एनईडीज को भी अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है कुछ कुछ सालों में. ओके, चलो. अच्छा, अब मैं क्या कह रही थी, मैं भूल गई मैं क्या कह रही थी. हाँ, मैंने कहा यहां पे अपन ने डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करी. मार्केटिंग डायरेक्टर को चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा वो. अब इसका मैं रेकमेंडेशन देती हूं, इसलिए मार्केटिंग डायरेक्टर की रीहायरिंग की जरूरत नहीं है. इसी मार्केटिंग डायरेक्टर को मार्केटिंग डायरेक्टर रहने दो. क्या ये रेकमेंडेशन में कोई दिक्कत है. Yes, बताओ, ma'am. क्या दिक्कत है. It is not supporting the deficiency that we have right in the deficiency column. थोड़ा सा इलैबोरेट करो.
Like, ma'am, what we have written is it is in respect to like हिंदी मैम में हम बोलो। बेसिकली चेयर के रोल की बात कर रहे हैं और ये एकदम मार्केटिंग डायरेक्टर्स पे आ गए। परफेक्ट, परफेक्ट। पहले ma'am. किसने आंसर दिया था? Achal, ma'am, this is. आंचल ने। ठीक है आंचल, तुम सही रास्ता पकड़ रही थी, तुमने बीच में रास्ता छोड़ दिया। Yes, ma'am. Got it. ठीक है। मैं बट द वे यू वर सेइंग, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग वहीं चल रहा था, बट यू कुड नॉट एक्सप्रेस दैट। कोई बात नहीं। देखो मुद्दा क्या था, चेयरमैन किसको बनाना है। ये तो बात ही नहीं थी कि मार्केटिंग डायरेक्टर की अब रीपोजिशनिंग करनी है, किसी और को हायर करना है नहीं करना है। ये तो खामखा का आपने रिकमेंडेशन दे दिया। यहीं पे बच्चे रिकमेंडेशन गलत कर देते हैं। मुद्दा होता है चेयरमैन की पोजीशन फिल करने का, बात कर देते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन को फिल करने की। इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, रिकमेंडेशन उसी से रिलेटेड होनी चाहिए। तो रिकमेंडेशन अपनी क्या आएगी, भाई मार्केटिंग डायरेक्टर को चेयरमैन मत बनाओ, रीजन भी दे दो क्यों मत बनाओ। तो यहां पे इन्होंने कौन सा वाला रीजन दिया, 5 सालों वाला दिया है। ठीक है। और फिर ये भी दे दो कि भाई इसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट ही नहीं रहेगा, इसलिए मार्केटिंग डायरेक्टर को चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए। द कंपनी शुड अपॉइंट समवन एल्स हु इज इंडिपेंडेंट इन द रोल ऑफ द चेयर। दिस इज द रिकमेंडेशन। बात समझ गए, भावनाएं समझ में आ गई। तो रिकमेंडेशन में क्या करना चाहिए कंपनी को, और उसका एक छोटा सा रीजन कि ऐसा करने से ये प्रॉब्लम दूर कैसे होगी। जब कोई बाहर का बंदा आएगा तो वो इंडिपेंडेंट होगा, और इंडिपेंडेंट बंदे को फिर आपको चेयरमैन बनाना चाहिए, मार्केटिंग डायरेक्टर को नहीं। ठीक है, समझ गए? समझ गए? Yes, ma'am. ठीक है, अब आ जाओ इधर वाले पे आ जाओ। री इलेक्शन, सबको री इलेक्ट होना चाहिए। अब इसमें हमारी रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए, सिर्फ 2 नहीं, ऑल डायरेक्टर्स शुड गेट री इलेक्टेड इन एजीएम्स, एवरी एजीएम। उसके बाद में ये भी लिख दो कि भाई इस साल की एजीएम में सारों का री इलेक्शन कराओ टू एंश्योर दैट ऑल द डायरेक्टर्स आर वर्किंग एफिशिएंटली फॉर द कंपनी। ठीक है। फाइनेंशियल एक्सपीरियंस, इस पे इलाज क्या दोगे, क्या आइडिया दोगे इसमें? The person who has the financial experience should be hired. परफेक्ट। ऑडिट कमेटी में हम बोल रहे हैं कि किसी को भी फाइनेंशियल एक्सपीरियंस नहीं है। अब आप इलाज इसमें ये मत बताना कि फाइनेंशियल एक्सपीरियंस किसी को नहीं है तो इनको रवाना करो। अरे इनके रहने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि किसी एक को होना चाहिए जिसको फाइनेंशियल एक्सपीरियंस हो। तो इनको मत निकाल देना, जिनकी सेल्स की और परचेज की नॉलेज है जिनको, उनको नहीं हटाना। कई बच्चों ने, मुझे ध्यान है, ये भी लिखा करते थे कि एग्जिस्टिंग वालों को तो निकाल दो। अरे वो ठीक है, पड़े रहने दो उनको। जरूरत किसकी आ रही है, फाइनेंस एक्सपीरियंस वाले बंदे को लाने की। तो उसको लाने पे कंसंट्रेशन रखो, तो उसको लाओ। और यही चीज लिखो that the company should appoint someone having a financial knowledge and experience in the audit committee. This will ensure that the person having financial experience will be able to understand the financial statements, and the audit committee will serve its purpose more efficiently. बस, ठीक है, समझ गए? समझ गए? Yes, ma'am.